चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, दुनिया की सबसे शुरुआती और कह सकते हैं सबसे एडवांस्ड शहरी संस्कृतियों में से एक की ओर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी और जिसकी विरासत आज भी हमें हैरान कर देती है। अब जरा इसके विस्तार का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके की। आज के हिसाब से देखें तो इसमें पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कई हिस्से आ जाते हैं। मतलब अपने समय की ये सबसे विशाल और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। कमाल है ना? इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसका इतिहास सच पूछिए तो बहुत ही लंबा और दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व से। फिर 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे 1300 ईसा पूर्व आते आते ये इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इनके शहरों में जो उन्हें अपने जमाने से इतना आगे ले जाता था। चलिए पता लगाते हैं इनकी शहरी योजना के कुछ कमाल के पहलुओं का। देखिए, इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान थी इनकी वेल प्लान्ड सिटी स्ट्रक्चर। मतलब जहां दुनिया में बाकी सभ्यताएं बस जैसे तैसे बस रही थीं, वहीं ये लोग ग्रिड सिस्टम पर काम कर रहे थे। भविष्य को ध्यान में रखकर शहर बना रहे थे। सोचिए, वे सिर्फ बस्तियां नहीं बसा रहे थे, बल्कि एक तरह से आज के मॉडर्न महानगरों की नींव रख रहे थे। और इनकी इंजीनियरिंग का लेवल तो सच में हैरान करने वाला था। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की खुदाई हुई तो एकदम सटीक ग्रिड पैटर्न मिला। घर एक जैसे पक्की ईंटों से बने हुए, सड़कें सीधी और चौड़ी, और फिर वो ग्रेट बाथ जैसी विशाल इमारतें। ये सब इस बात का सबूत है कि उनका सामाजिक जीवन कितना उन्नत और संगठित था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनका सैनिटेशन सिस्टम। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने दुनिया की पहली शहरी स्वच्छता प्रणालियों में से एक बनाई। हर घर एक ढकी हुई अंडरग्राउंड नाली से जुड़ा था। और कमाल की बात तो ये है कि इन नालियों की सफाई के लिए मैनहोल तक बनाए गए थे। ये एक ऐसी चीज है जो आज के स्टैंडर्ड्स पर भी एकदम खरी उतरती है। तो ठीक है, शहर तो शानदार थे, लेकिन इनको चलाने वाली पावर कहाँ से आ रही थी? इसका जवाब छिपा है इनकी इकोनॉमी में। इनकी जो समृद्धि थी वो दो मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला पिलर था खेती, जो सिंधु नदी की उपजाऊ जमीन पर होती थी, और दूसरा था एक बहुत बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क जो दूर दूर तक फैला था। ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को ताकत देती थीं। और इनका ट्रेड सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही नहीं था। ये लोग नदियों के रास्ते आपस में भी व्यापार करते थे और समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया और फारस जैसी दूर की सभ्यताओं से भी जुड़े थे। अब इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो हैं हड़प्पा की मोहरें जो मेसोपोटामिया तक में मिली हैं। ये साफ दिखाता है कि इनका इंटरनेशनल ट्रेड कितना जबरदस्त था। ये समझना भी जरूरी है कि इनकी इकोनॉमी कितनी डाइवर्स थी। मतलब एक तरफ तो वो गेहूं, जौ और दालें उगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाने हों, मनके या गहने बनाने हों, या फिर धातु के औजार, हर चीज में इनकी कारीगरी कमाल की थी। तो जब इकोनॉमी इतनी एडवांस्ड हो तो समाज और कल्चर पर उसका क्या असर पड़ता है? आइए अब जरा इस सभ्यता में रहने वाले लोगों की दुनिया में झांक कर देखते हैं। जो भी सबूत मिले हैं वो यही बताते हैं कि इनका समाज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था। इसमें हर किसी का अपना एक खास रोल था। मतलब कोई प्रशासक था जो शहर संभालता था, तो कोई व्यापारी था जो इकोनॉमी चलाता था, कारीगर बेहतरीन चीजें बनाते थे, और किसान तो इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव थे। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और शायद इसीलिए उनके शहर इतने अच्छे से चलते थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। खुदाई में बहुत बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे लगता है कि शायद समाज में महिलाओं का एक सम्मानित स्थान रहा होगा, और हो सकता है कि फर्टिलिटी यानी उर्वरता और सृजन को पूजा जाता हो। और उनकी कला वो भी कुछ कम नहीं थी। मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की वो मशहूर कांस्य मूर्ति, वो उनके जबरदस्त आर्टिस्टिक स्किल का एक बेहतरीन नमूना है। ये मूर्ति बताती है कि वो लोग सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं बनाते थे, बल्कि वो बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार भी थे। और यहीं पर आकर ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। देखिए, उनकी अपनी एक यूनिक स्क्रिप्ट थी, एक लिपि थी। यह हमें हजारों मोहरों और दूसरी चीजों पर मिलती है।
लेकिन आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, इसके अंदर न जाने कितने राज छिपे होंगे। लेकिन फिर वही सवाल, इतनी शक्तिशाली, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? ये इस कहानी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था? सदियों तक फलने फूलने के बाद वो शानदार शहर वीरान कैसे हो गए? ये महान सभ्यता गायब कहाँ हो गई? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। जैसे हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ हो, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो सकता है विदेशी व्यापार में गिरावट आ गई हो, या फिर उनका सामाजिक ढांचा ही टूटने लगा हो। शायद इन सभी ने मिलकर इस महान सभ्यता को गुमनामी की तरफ धकेल दिया। तो सिंधु घाटी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे एडवांस्ड समाज भी कितने नाजुक हो सकते हैं, और ये सवाल उठाती है कि क्या हम अपने पर्यावरण और एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने के लिए उनके पतन से आज कुछ सीख सकते हैं।